अक्टूबर 2007 में 34 साल की रुपिंदर कौर गुराया फ्लोरिडा के पोर्ट मायर्स में पड़ते अपने घर से एक दिन अचानक गायब हो गई। वो कहाँ गई, उसके साथ क्या हुआ, क्या उसको किसी ने गायब किया या खुद चली गई, ये कुछ ऐसे सवाल थे जो रुपिंदर कौर के परिवार के साथ साथ फ्लोरिडा का पुलिस डिपार्टमेंट भी कई साल तक ढूंढता रहा। चाहनी है मैंने पता लगे कि इन्हें हरामजादी ने मार दी। मैं चाहनी मैंने पता। She wants to find out what happened to her and what he did. और जब इस केस में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी ठंडी पड़ चुकी थी, तब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करने वाले एक न्यूज़ चैनल ने कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन निकाल के सामने लाई जिसने पुलिस को एक बार फिर इस केस में सीरियसली झांकने पर मजबूर किया। अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एक न्यूज़ चैनल ने रुपिंदर कौर के कातिल तक पहुंचने में पुलिस की सहायता की और अंत में जो सजा इस कातिल को कोर्ट के द्वारा सुनाई गई वो भी किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी, क्योंकि कानून के नजरिए से वो केस सबसे ज्यादा मुश्किल माने जाते हैं जिसमें विक्टिम की लाश भी ना मिली हो। पर इस केस में पुलिस ने बिना लाश के कातिल को कोर्ट में दोषी साबित किया और बहुत ही सख्त सजा भी दिलवाई। तो चलो शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को और डिस्कस करते हैं रुपिंदर कौर गुराया की डिसअपीयरेंस का केस। रुपिंदर कौर का जन्म पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ और उसके गायब होने के वक्त उसकी उम्र थी 34 साल और उसका एक 2 साल का बच्चा भी था। प्रोफेशनली रुपिंदर कौर एक नर्स थी जो फोर्ट मायर्स के ही एक हॉस्पिटल में जॉब करती थी और उसके साथ काम करने वाले उसके कॉलीग्स का कहना था कि रुपिंदर एक बहुत ही हंसमुख लड़की थी और उसकी सारी दुनिया उसके 2 साल के बेटे के इर्द गिर्द घूमती थी। रुपिंदर कौर अपने पति कुलतार सिंह के साथ साल 2006 में इंडिया से अमेरिका आई और पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन में ये बात पता चलती है कि शायद रुपिंदर कौर को अमेरिका का वीजा उसके नर्सिंग बैकग्राउंड के बेस पर मिला था। गायब होने से कुछ ही महीने पहले रुपिंदर कौर को स्टमक कैंसर से डायग्नोस किया गया था और जिस वक्त वो गायब हुई उस वक्त भी वो अपने काम से मेडिकल लीव पर थी और डायबिटिक होने के कारण रुपिंदर कौर मेडिसिन पर भी निर्भर थी और डायबिटीज के लिए उसको हर 30 दिन बाद डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन फिल करवानी पड़ती थी। इसीलिए जब वो गायब हुई तब उसकी इसी मेडिकल डिपेंडेंसी के कारण पुलिस को यकीन था कि वो अपने आप गायब नहीं हो सकती और ऊपर से रुपिंदर कौर का बेटा भी स्पेशल नीड चाइल्ड था और क्योंकि उसकी सारी लाइफ अपने बेटे के इर्द गिर्द घूमती थी जिस कारण कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि रुपिंदर कौर अपने बेटे को इस तरह छोड़कर अपने आप गायब हो सकती है। और इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने यह भी नोट किया कि उसके गायब होने के बाद उसके सेल फोन और क्रेडिट कार्ड पर भी कोई मूवमेंट नोट नहीं की गई और जब पुलिस के द्वारा रुपिंदर कौर के घर की जांच की गई वहां पर भी पुलिस को कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे इस बात की इंडिकेशन मिलती हो कि रुपिंदर खुद गायब हुई है। इसीलिए अब पुलिस का सारा फोकस आ चुका था रुपिंदर कौर के घर वाले कुलतार सिंह गुराया के ऊपर। साल 2006 में कुलतार सिंह अपनी घरवाली रुपिंदर कौर के साथ ही अमेरिका आया था और अमेरिका आने से सिर्फ 1 साल पहले इन दोनों की शादी हुई थी और इनकी शादी के वक्त रुपिंदर कौर के घर वालों को ये बात नहीं पता थी कि कुलतार सिंह की पहले भी एक शादी हो चुकी थी। फिर पुलिस ने कुलतार सिंह और रुपिंदर कौर के डोमेस्टिक रिलेशनशिप पर नजर मारनी शुरू की और जल्दी ही कुछ ऐसी बातें सामने आई जिससे पुलिस का शक अब कुलतार सिंह पर और भी मजबूत हो चुका था। इन्वेस्टिगेशन में पता लगा कि रुपिंदर कौर की डोमेस्टिक लाइफ घरेलू हिंसा से भरी हुई थी और साल 2007 के मई महीने में पुलिस वाले एक बार कुलतार सिंह को एक घरेलू हिंसा के केस में गिरफ्तार भी कर चुके थे और इस घटना के बाद कोर्ट के द्वारा कुलतार सिंह के ऊपर एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी लगाया गया। शुरुआत में कुलतार सिंह के द्वारा इस कोर्ट ऑर्डर की रिस्पेक्ट की गई और उसने एक बार भी रुपिंदर कौर को दोबारा मिलने की कोशिश नहीं की, लेकिन अगस्त 2007 आते आते इन दोनों के बीच एक बार फिर सुलह हो जाती है और इसके बाद रुपिंदर ने एक बार फिर कुलतार सिंह के साथ रहना शुरू कर दिया। यहाँ पर रुपिंदर कौर के घर में क्या चल रहा था इसके बारे में उसके रिश्तेदारों के साथ साथ उसके साथ काम करने वाले कॉलीग्स को भी पता था, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं था कि रुपिंदर कौर ने कभी भी अपने घर के हालातों को किसी से छुपाने की कोशिश की हो। इसके अलावा इन दोनों के ज्यादातर रिश्तेदार इंडिया में रहते थे जिस कारण रुपिंदर कौर का ज्यादातर सपोर्ट नेटवर्क उसके साथ काम करने वाले लोग थे और जिस वक्त रुपिंदर कौर गायब हुई उसके गायब होने के बाद सबसे पहली पुलिस रिपोर्ट भी उसके साथ काम करने वाले लोगों ने ही करवाई। रुपिंदर कौर की मेडिकल लीव खत्म होनी थी 19 अक्टूबर को, लेकिन जब वो अपनी मेडिकल लीव खत्म होने के बाद काम पर वापस नहीं गई तब उसके साथ काम करने वाले कुछ लोगों को उसकी टेंशन होनी शुरू हुई और उन्हीं के द्वारा सबसे पहली पुलिस रिपोर्ट की गई और फिर जब पुलिस ने रुपिंदर कौर के घर जाकर चेकिंग करनी शुरू की तब वो देखते हैं कि रुपिंदर कौर का पर्स और उसकी आइडेंटिफिकेशन और इसके साथ और भी कई जरूरी चीजें अभी भी घर के अंदर ही पड़ी हुई थी।
ये कुछ ऐसी चीजें थी जिनके बिना कभी भी कोई इंसान घर से बाहर नहीं निकलता। इसके बाद पुलिस ने रुपिंदर कौर के फोन को ट्रैक करना शुरू किया। तब उनको पता चला कि रुपिंदर कौर का फोन 2 अक्टूबर को ही डीएक्टिवेट हो चुका था, जिस कारण पुलिस ने रुपिंदर कौर के गायब होने की अनऑफिशियल डेट 2 अक्टूबर को माना। लेकिन यहाँ पर सबसे हैरानी वाली बात ये थी कि रुपिंदर कौर को गायब हुए 3 हफ्ते हो चुके थे, पर अभी तक उसके घर वाले कुलतार सिंह ने पुलिस में एक भी रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई थी। पुलिस ने घर के अंदर से फोरेंसिक एविडेंस इकट्ठे करने का काम शुरू किया, लेकिन उनको घर के अंदर से कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला जो घर के अंदर किसी वायलेंस या फिर किसी के कत्ल की तरफ इशारा करता हो। और यहाँ पर पुलिस को शक था कि शायद रुपिंदर कौर को कुलतार सिंह के द्वारा उसका गला घोटकर कत्ल किया गया हो सकता है, क्योंकि इससे 5 महीने पहले जब रुपिंदर कौर ने घरेलू हिंसा की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, तब भी उसका यही कहना था कि उसको उसके घर वाले कुलतार सिंह के द्वारा गला दबाकर मारने की कोशिश की गई थी। पुलिस के लिए इस केस की इन्वेस्टिगेशन बहुत ही ज्यादा मुश्किल बनती जा रही थी, क्योंकि ना ही अभी तक उनको रुपिंदर कौर की लाश मिली थी और ना ही घर से कोई ऐसा एविडेंस जो किसी के कत्ल की तरफ इशारा करता हो। और यहाँ पर पुलिस इस बात का भी पता नहीं लगा पाई थी कि कुलतार सिंह और उसका 2 साल का बच्चा कहाँ पर थे। अब इस केस में पुलिस डिपार्टमेंट की इन्वेस्टिगेशन ऑलमोस्ट रुक चुकी थी और तभी पुलिस ने इस केस में FBI के साथ साथ डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी से मदद मांगने का फैसला किया। जल्दी ही पुलिस को इस बात की जानकारी मिली कि कुलतार सिंह भी 2 अक्टूबर को ही अमेरिका छोड़कर इंडिया जा चुका था और वो अपने साथ अपने बेटे को भी ले गया था। इसके बाद FBI ने इस केस में पंजाब पुलिस की मदद मांगी और फिर पंजाब पुलिस ने कुलतार सिंह के परिवार से पूछताछ करनी शुरू की। उनको पता चला कि जब कुलतार सिंह इंडिया वापस आया तब उसके घर वालों का भी यही सवाल था कि वो अपने साथ अपने बेटे को तो लेकर आया है, लेकिन रुपिंदर कौर कहाँ है। तब कुलतार सिंह ने इंडिया में अपने रिश्तेदारों को ये बताया कि रुपिंदर कौर 2 अक्टूबर को ही फ्लोरिडा से न्यूयॉर्क मूव हो चुकी है। उसका कहना था कि रुपिंदर कौर को न्यूयॉर्क में एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिली, जिस कारण उसने वहां पर मूव होने का फैसला किया। पर यहाँ पर पुलिस को इस बात का पता था कि रुपिंदर कौर डायबिटिक है और अब रुपिंदर कौर को गायब हुए कुछ महीने बीत चुके थे और उसका मेडिकल रिकॉर्ड ये बताता था कि उसने पिछले कुछ महीनों से अपनी प्रिस्क्रिप्शन भी फिल नहीं करवाई थी और बिना इन दवाइयों के रुपिंदर कौर का ज्यादा टाइम तक जिंदा रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। इन्हीं कारणों की वजह से पुलिस को कुलतार सिंह के बयान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। पुलिस डिपार्टमेंट अब रुपिंदर कौर को जिंदा ढूंढने की उम्मीद छोड़ चुका था और अब उन्होंने उसके घर के आसपास के ही इलाके में उसकी डेड बॉडी को ढूंढने का काम भी शुरू कर दिया था और साथ ही पुलिस की ये भी कोशिश थी कि वो किसी तरह कुलतार सिंह को इंडिया से अमेरिका वापस लेकर आएं। पर अब कुलतार सिंह के ऊपर इंडिया में भी प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो चुका था, क्योंकि जब वो अमेरिका से इंडिया वापस गया तब वो रुपिंदर कौर का कुछ ऐसा सामान अपने साथ ले गया जिससे कई सवाल पैदा होते थे। उसने इंडिया जाने से पहले रुपिंदर कौर के कुछ कपड़े, उसके गहने और उसका मेकअप अपने साथ लेकर जाने का फैसला किया और उसके परिवार का कहना था कि अगर रुपिंदर कौर इंडिया नहीं आने वाली थी तो फिर कुलतार सिंह अपने साथ ये सामान क्यों लेकर आया। और जैसे ही इंडिया में कुलतार सिंह के ऊपर उसके परिवार का प्रेशर बढ़ना शुरू हुआ, उसने अमेरिका वापस आने का फैसला किया। अब जैसे ही कुलतार सिंह अमेरिका वापस आया, उसने सबसे पहले अपने बच्चे को एक सरकारी डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया, क्योंकि मैंने जैसे पहले इस वीडियो में बताया कि ये एक स्पेशल नीड चाइल्ड था और इस बच्चे को संभालने के लिए बहुत ही पेशेंस और टाइम की जरूरत थी और कुलतार सिंह के पास ना ही टाइम था और ना ही पेशेंस, जिस कारण उसने अपने बच्चे को सरकार के हवाले करने का फैसला किया। अब अमेरिका वापस आते ही कुलतार सिंह को पुलिस के द्वारा इंटेरोगेशन के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और यहाँ पर पुलिस ने कई दिन लगातार कुलतार सिंह से सवाल जवाब करने जारी रखे और जितनी बार भी उससे ये सवाल पूछा जाता कि रुपिंदर कौर कहाँ गई, तब उसका हर बार जवाब चेंज हो जाता। एक बार उसका कहना था कि वो जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए न्यूयॉर्क जा चुकी है और फिर उसने अपना बयान बदलकर ये बताया कि वो किसी आदमी के साथ टेक्सास भाग गई है। कुलतार सिंह के द्वारा बार बार झूठ बोले जाने से पुलिस भी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पर उनके पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं था जिससे कुलतार सिंह को चार्ज किया जा सके, जिस कारण जल्दी ही कुलतार सिंह को रिहा कर दिया गया। और ऐसे कुलतार सिंह के अमेरिका वापस आने के बावजूद ये केस साल 2008 से 2014 तक लटकता रहा और पुलिस इस केस में कोई भी ठोस सबूत ढूंढने में कामयाब नहीं हो पाई। और जब बात आती है किसी के कत्ल केस की, तब पुलिस का सबसे पहला फोकस होता है बॉडी को ढूंढना और इस केस में अभी तक बॉडी भी नहीं ढूंढी जा सकी थी। अब कुलतार सिंह की वाइफ गायब थी और उसने अपने बच्चे को भी सरकार के हवाले कर दिया था। इसके बाद वो फोर्ट मायर्स छोड़कर फ्लोरिडा के ही एक ब्रेडेंटन नाम के शहर में मूव हो गया। और फिर इस केस में अगली अपडेट आती है साल 2014 में, जब एक बार फिर पुलिस के द्वारा कुलतार सिंह को एक असॉल्ट चार्ज के लिए अरेस्ट किया गया। और साल 2014 में ही कोल्ड जस्टिस नाम के एक टीवी शो में रुपिंदर कौर के केस के मिसिंग होने की इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। इस टीवी शो में एक फॉर्मर प्रोसिक्यूटर कैली सीगलर
और एक रिटायर्ड क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर योलांडा मैकलरी, ये 2 औरतें मिलकर रुपिंदर के केस को बिल्कुल ही नए एंगल से इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर चुकी थी। उन्होंने सबसे पहले इस बात को कंफर्म किया कि रुपिंदर कौर अपने आप गायब नहीं हुई और उसके गायब होने के पीछे किसी का हाथ था। और अपनी इस इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन में ये दोनों औरतें इतने सबूत इकट्ठे कर चुकी थी जिनकी मदद से फोर्ट मायर्स पुलिस स्टेशन अब कुलतार सिंह को गिरफ्तार कर सकता था। अपनी इस इन्वेस्टिगेशन में कैली और योलांडा ने कई ऐसे लोगों को इंटरव्यू किया जो रुपिंदर कौर के गायब होने से पहले और बाद वाले सालों में कुलतार सिंह के कांटेक्ट में आ चुके थे। और इन लोगों में से कुछ के सामने कुलतार सिंह ने इस बात को माना भी कि उसने अपने ही हाथों से अक्टूबर 2007 में अपनी घरवाली रुपिंदर कौर का कत्ल किया है। और उसने अपना ये राज कुछ लोगों के सामने इसलिए खोला क्योंकि वो इन लोगों को बहुत लंबे टाइम से जानता था और उसको यकीन था कि ये लोग कभी भी उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ कुछ लोगों के सामने कुलतार सिंह ने रुपिंदर कौर के गायब होने को एक धमकी के रूप में यूज किया। योलांडा और कैली की 2 ऐसे लोगों के साथ बात हुई जिन्हें कुलतार सिंह ने यह कहकर धमकाया था कि अगर उन्होंने कुलतार सिंह की बात नहीं मानी तो वह उन्हें भी अपनी घरवाली की तरह गायब कर देगा। और एक विटनेस ऐसा था जिसको कुलतार सिंह ने गला घोटकर मारने की धमकी दी थी और साथ ही उसने इस बात को भी मेंशन किया कि वो पहले ही अपनी घरवाली को गला घोटकर मार चुका है। अब यहाँ पर पुलिस के पास कुलतार सिंह के खिलाफ बहुत ही ज्यादा मजबूत सर्कमस्टांशियल एविडेंस मौजूद थे और इन्हीं के बेस पर कुलतार सिंह के खिलाफ नवंबर 2014 में अरेस्ट वारंट इशू किया गया। जिस टाइम पर ये वारंट इशू किया गया उस वक्त कुलतार सिंह पहले ही असॉल्ट के चार्ज में जेल के अंदर बंद था, जिस कारण पुलिस को उसे ढूंढने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। और फिर इसके बाद कुलतार सिंह के ऊपर रुपिंदर कौर की मौत के लिए एक 2nd डिग्री मर्डर का चार्ज लगा दिया गया। फिर साल 2015 के जनवरी महीने में कुलतार सिंह को वापस फोर्ट मायर्स लाया गया। इस वक्त तक उसकी उम्र 40 साल हो चुकी थी। गिरफ्तारी के बाद कुलतार सिंह ने एक बार फिर कोर्ट के सामने बेल की एप्लीकेशन डाली, लेकिन यहाँ पर कोर्ट के द्वारा उसकी बेल की अर्जी को खारिज कर दिया गया। कोर्ट को डर था कि अगर उसको बेल दी गई तो वो अमेरिका छोड़कर इंडिया वापस भाग सकता था। अब जल्दी ही रुपिंदर कौर के केस में की गई गिरफ्तारी की बात मीडिया तक भी पहुंच गई और फिर जैसे ही ये बात सामने आई कि एक टीवी शो की इन्वेस्टिगेशन के दौरान ढूंढे गए सबूतों के कारण पुलिस इस केस को सॉल्व कर पाई, तब ये केस मीडिया में और भी ज्यादा हाईलाइट हो गया। पर जिस टाइम कुलतार सिंह की गिरफ्तारी हुई तब तक ये टीवी शो अभी टेलीकास्ट नहीं किया गया था और फिर उसकी गिरफ्तारी के पूरे 2 महीने बाद 6 मार्च 2015 को टीवी शो के इस एपिसोड को TNT चैनल पर ब्रॉडकास्ट किया गया और रुपिंदर कौर के केस का टाइटल रखा गया था अमेरिकन ड्रीम। और ऐसे टीवी शो में प्रसारित एक एपिसोड के बाद एक लोकल केस नेशनल लेवल पर हाईलाइट होना शुरू हो गया। अब प्रोसिक्यूशन भी इस केस के ट्रायल की तैयारी शुरू कर चुका था। इन्वेस्टिगेटर्स ने ट्रायल शुरू होने से पहले इस केस में कोई फिजिकल एविडेंस ढूंढने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया, लेकिन ना ही इस केस में वो कोई फिजिकल एविडेंस ढूंढ पाए और ना ही रुपिंदर कौर की बॉडी, और ऐसे बिना डेड बॉडी के इस केस का ट्रायल शुरू हुआ। यहाँ पर पुलिस की थ्योरी थी कि कुलतार सिंह ने 2 अक्टूबर 2007 को ही घर में रुपिंदर कौर का गला घोटकर पहले उसका कत्ल किया और फिर उसकी बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर दिया। अपने कत्ल से कुछ महीने पहले रुपिंदर कौर ने कुलतार सिंह के खिलाफ जो घरेलू हिंसा की रिपोर्ट लिखवाई थी वो इस केस में प्रोसिक्यूशन के लिए बहुत ही मददगार साबित हुई। उस रिपोर्ट में रुपिंदर कौर ने कुलतार सिंह के ऊपर इल्जाम लगाया था कि उसने उसका गला घोटकर उसको मारने की कोशिश की और पुलिस के पास कुलतार सिंह के खिलाफ जो विटनेस थे उनमें से भी एक विटनेस को कुलतार सिंह ने यही बात बताई थी कि उसने अपनी घरवाली रुपिंदर कौर का गला घोटकर उसका कत्ल किया। यानी कि ये 2 अलग अलग तरह के सर्कमस्टांशियल एविडेंस थे जो आपस में लिंक होते थे। इसके अलावा 2 अक्टूबर 2007 को रुपिंदर कौर के गायब होने के बाद कुलतार सिंह का अपने 2 साल के लड़के के साथ इंडिया जाना और इंडिया जाते वक्त अपने साथ रुपिंदर कौर के गहने, कपड़े और मेकअप लेकर जाना, पुलिस का मानना था कि यह भी एक गिल्टी आदमी का बिहेवियर था। इसके अलावा रुपिंदर कौर के गायब होने के बाद कुलतार सिंह ने 3 हफ्ते तक उसके मिसिंग होने की रिपोर्ट नहीं लिखवाई और जब पुलिस ने उससे सवाल जवाब किए तब उसने रुपिंदर कौर के अचानक गायब होने के लिए अलग अलग तरह की कहानियां पुलिस को बतानी शुरू की। इस ट्रायल में कुलतार सिंह के ऊपर एक 2nd डिग्री मर्डर का चार्ज लगा था और अगर ये चार्ज प्रूव हो जाता है तो वो कम से कम 25 साल के लिए जेल में जाने वाला था। लेकिन इतना सीरियस चार्ज लगा होने के बावजूद कुलतार सिंह ने अपने लिए वकील हायर करना जरूरी नहीं समझा और उसका जज को कहना था कि वो कोर्ट में खुद अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर जज ने कुलतार सिंह को इस बात की वार्निंग भी दी कि उसका भला इसी में है कि वो एक वकील हायर करे, लेकिन अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को कोर्ट में खुद अपने आप को रिप्रेजेंट करने की आज़ादी देता है, जिस कारण कुलतार सिंह को वकील हायर करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता था और अंत में उसने अपना केस खुद ही लड़ने का फैसला किया। अब इस केस का फैसला
एक जूरी ने करना था और जूरी मेंबर्स को आम जनता में से ढूंढा जाता है। और इस केस में सबसे बड़ा मसला ये था कि इस केस के ऊपर पहले ही एक टीवी शो में एक एपिसोड प्रसारित किया जा चुका था और यहाँ पर जज को इस बात का भी डर था कि जो जूरी मेंबर्स इस केस में फैसला करने वाले हैं शायद उन्होंने पहले से ही इस केस में अपना मन बना लिया हो। लेकिन फिर भी किसी तरह 12 ऐसे जूरी मेंबर ढूंढे गए जिनका कहना था कि उन्होंने इस केस के बारे में पहले कभी नहीं सुना। अब क्योंकि इस केस में रुपिंदर कौर की बॉडी नहीं मिली थी, इसलिए प्रोसिक्यूशन को सबसे पहले कोर्ट के सामने ये साबित करना जरूरी था कि उसकी मौत हो चुकी है। प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट के सामने सबसे पहले ये बात रखी कि रुपिंदर कौर मेडिकली दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंट थी और उसके डायबिटिक होने के कारण वो 30 दिन से ज्यादा बिना दवाइयों के जिंदा नहीं रह सकती थी और उसके गायब होने के बाद एक बार भी उसके मेडिकल रिकॉर्ड में ये बात शो नहीं हुई कि उसने इन दवाइयों को एक्सेस किया हो। और जिस वक्त ये ट्रायल शुरू हुआ तब तक रुपिंदर कौर को गायब हुए 8 साल हो चुके थे और वो 8 साल बिना इन दवाइयों के जिंदा नहीं रह सकती थी। इसके अलावा कोर्ट में प्रोसिक्यूशन ने रुपिंदर कौर के 2 साल के बेटे के बारे में भी बताया। उनका कहना था कि रुपिंदर कौर की सारी लाइफ उसके अपने 2 साल के बेटे के इर्द गिर्द घूमती थी और वो कभी भी अपने 2 साल के बेटे को ऐसे लावारिस छोड़कर गायब नहीं हो सकती और अगर वो अपनी मर्जी से गायब होती भी तो एक बहुत बड़ा चांस था कि वो अपने लड़के को भी अपने साथ लेकर जाती। इसके अलावा 2 अक्टूबर के बाद रुपिंदर कौर का फोन डीएक्टिवेट होना और उसके बैंक और क्रेडिट कार्ड पर भी कोई मूवमेंट ना होना और ना ही अपनी किसी फैमिली या फ्रेंड के साथ कांटेक्ट किया जाना, ये सारे इस बात की तरफ इशारा करते थे कि वो अब जिंदा नहीं है। और उसके गायब होने के बाद कुलतार सिंह का बिहेवियर भी बहुत ज्यादा शक्की था। फिर प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट के सामने वो विटनेस भी पेश किए जिनके सामने कुलतार सिंह रुपिंदर कौर को कत्ल करने की बात कर चुका था। इसके बाद कुलतार सिंह ने अपना केस कोर्ट के सामने रखना शुरू किया और यहाँ पर उसको लगा कि वो कोर्ट के सामने कोई भी कहानी बता देगा और जूरी मेंबर्स उसकी बात मान लेंगे और उसने वही सारी झूठी बातें कोर्ट के सामने रखनी शुरू की जो उसने पुलिस को दिए गए अपने बयानों में बताई थी, जिसमें सबसे पहले उसका कहना था कि रुपिंदर कौर एक जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए न्यूयॉर्क मूव हो चुकी है और फिर उसने अपना बयान बदलते हुए ये कहा कि वो किसी आदमी के साथ टेक्सास भाग गई है। पर अगर यहाँ पर उसने किसी वकील को हायर किया होता तो इस केस में डिफेंस का फोकस सिर्फ और सिर्फ रुपिंदर कौर की बॉडी ना मिलने के ऊपर होना चाहिए था। पर क्योंकि यहाँ पर कुलतार सिंह ने किसी वकील की हेल्प नहीं ली, जिसलिए वो इस केस के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट रुपिंदर कौर की लाश ना मिलने के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करता और वो तरह तरह की कहानियां बनाकर कोर्ट के सामने पेश करता रहा। अब इस केस का ट्रायल खत्म हुआ और अब बारी थी जूरी मेंबर्स का इस केस पर फैसला लेने की। और फिर एक दिन बाद जब इस केस पर फैसला आया तब 12 के 12 जूरी मेंबर्स इस बात पर सहमत थे कि कुलतार सिंह ने ही रुपिंदर कौर का कत्ल किया है और वो इस केस में 2nd डिग्री मर्डर का दोषी है। और इसके बाद जज के द्वारा कुलतार सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और उसको तब तक जेल में रखने का ऑर्डर दिया गया जब तक उसकी नेचुरल कारणों से मौत नहीं हो जाती, यानी कि अब उसका जिंदा जेल से बाहर निकलने का चांस खत्म हो चुका था। कुलतार सिंह के द्वारा कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ कई अपीलें भी डाली गई, लेकिन कोर्ट के द्वारा उसकी सारी अपीलों को रद्द कर दिया गया और कोर्ट का मानना था कि प्रोसिक्यूशन ने इस केस में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट इस बात को प्रूव कर दिया है कि रुपिंदर कौर के गायब होने के पीछे उसी का हाथ है। आमतौर पर इस तरह के केसों में आरोपी के द्वारा पुलिस के साथ डील करने की कोशिश की जाती है, जहां पर वो कम सजा के बदले पुलिस को ये जानकारी देने को तैयार हो जाते हैं कि उन्होंने कत्ल के बाद बॉडी के साथ क्या किया। लेकिन इस केस में कुलतार सिंह ने कभी भी पुलिस के साथ कम सजा के लिए डील करने की कोशिश नहीं की। शायद उसको इस बात का यकीन था कि उसको कोर्ट में कभी भी दोषी साबित नहीं किया जा सकता और एंड में उसका यही ओवर कॉन्फिडेंस उसका डाउनफॉल बना। अगर बात की जाए रुपिंदर कौर के 2 साल के बेटे की, तो उसकी मां की मौत के बाद उसके पिता के द्वारा भी उसको सरकारी एजेंसियों के हवाले कर दिया गया था। लेकिन इस बच्चे की किस्मत अच्छी थी और उसको फ्लोरिडा में ही रहते एक गोरे परिवार के द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया और ये बच्चा आज भी इसी परिवार के साथ रहता है। जिस परिवार ने इस बच्चे को अडॉप्ट किया उनको इस बात का अच्छी तरह पता था कि ये एक स्पेशल नीड चाइल्ड है और इस बच्चे को पालना बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता था, लेकिन यह बात जानते हुए भी उन्होंने इस बच्चे को एक नई जिंदगी देने का फैसला किया। तो यह थी स्टोरी फ्लोरिडा के फोर्ट मायर्स में रहने वाली नर्स रुपिंदर कौर की, जो घरेलू हिंसा की शिकार बनी और आज तक उसकी लाश को ढूंढा नहीं जा सका। इस केस पर आप अपनी ओपिनियंस कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।